हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूं 40 क्वेश्चंस जो आपके मूल विधि तथा संविधान एवं सामान्य ज्ञान मिक्स होंगे। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन के सामने है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आप यहाँ पे। पैराबैग्नी, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त या दृश्य। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है तो वो है आपका पैराबैग्नी द्वारा। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये आपका जो है ओजोन मंडल में जो वायुमंडल में जो उपस्थित जो ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित होती है वो पराबैंगनी कलर की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों में से कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। सीडीएम दोस्तों होता क्या है। सीडीएम होता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं सीडीएम। ठीक है, और सीडीएम के लिए सत्य नहीं है तो वह है यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सत्य जो है, ये कथन जो है सत्य नहीं है। बाकी इसके अलावा यह ग्लोबली तापीकरण को कम करता है तो बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह हरित ग्रह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है तो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके उत्तर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनिमय किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है बताइए फटाफट दोस्तों। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये किए जाते हैं आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 क्या कह रहा है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग है। तो अरब सागर का जो पानी है उसका जो खारापन है तो वो औसतन कितना परसेंट है आपको ये बताना है। तो ये जो आपका साइंटिफिक तरीके से है वो आपका है 35 पीपीटी। क्या है 35 पीपीटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हिंद महासागर है जो आपका, उसमें भी आपका 35 पीपीटी जो है खारी यानी क्षारीयपन होता है। ठीक है, उसमें भी जो है खारापन 35 पीपीटी होता है। ठीक है, और जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बंगाल की खाड़िया से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं तो उनमें कितना होता है, तो उनमें होता है आपका 30 पीपीटी। ठीक है, पीपीटी एक मात्रक होता है जिसके द्वारा खारा पानी नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 45। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख है। तो तमिल भाषा किस देशों में बोली जाती है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार या मॉरिशस। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में जो है तमिल भाषा प्रमुख है। याद रखिएगा, सिंगापुर में जो है तमिल भाषा प्रमुख है। यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर में जो है तमिल भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो है बर्मी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है। बर्मी भाषा म्यांमार में बोली जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बर्मी भाषा म्यांमार में बोली जाती है। और इसके अलावा अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई भाषा बोली जाती है। इसके अलावा डच अंग्रेजी भी वहाँ पे चलती है। अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू और भोजपुरिया ये सारी बातें बोली जाती है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर में अंग्रेजी, तमिल, मंदारिन, चाइनीज़ और मलय ये भाषाएं बोली जाती हैं अधिकतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि तमिल जो है सिंगापुर में बोला जाता है, तमिल के लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सिर्फ 46 क्या कह रहा है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। बताइए फटाफट, चार ऑप्शन है। व्यापारिक बागवानी, व्यापारिक खेती, प्राच्य खेती या भूमध्य सागरीय कृषि। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों।
तो वो होगा व्यापारिक बागवानी। व्यापारिक बागवानी में जो है बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है। और इसके लिए व्यापारिक बागवानी की खेती के अंतर्गत जैसे कि आपका जो है मसाला हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, फूल हो गया, ठीक है, इन सब की खेती आती है व्यापारिक खेती के अंतर्गत, ठीक है। और इसके तहत व्यापारिक खेती अगर और कहें तो हम चाय को भी कह सकते हैं, कॉफ़ी को कह सकते हैं, गन्ना को कह सकते हैं, रबर को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी व्यापारिक खेतियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 47 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 रीड करते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बताइए कौन सा ऐसा देश है, 4 ऑप्शन जिनमें दिए हुए हैं, जिनके बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ा था वो था आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, आप फटाफट देखिए। तो यहाँ पे आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, अब कौन सा है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपको बताना है। बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो दोस्तों जो भारत में है सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो वो भारत में आपका जो है केवल और केवल कछारी मिट्टी है, ठीक है। कछारी मिट्टी का वर्ग जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, कछारी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 क्या कह रहा है, 1857 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको मैंने 1-2 बार और भी बताया था। सन 1857 के बारे में याद रखिएगा। सन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी ने, या कह सकते हैं हम अंग्रेज कह सकते हैं, सन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया था, यानी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया था। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सन 1857 में जो है सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, याद रखिएगा, दिल्ली पर कब्जा किया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने लंबे समय तक यहाँ भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले दिल्ली पर हडसन ने कब्जा किया था। किसने किया था? हडसन ने कब्जा कर लिया था, जो उनका गवर्नर था, ठीक है। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जो दिल्ली के थे उनको बंदी बना लिया था, ठीक है, और उनके राजकुमार को पकड़कर वहीं पे ख़त्म कर दिया था, मार दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है, तो ये आपका जीके का कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन था। उस टाइम जब ये आया था तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो वो थे आपके डॉक्टर बसिंधर तातेड़, ठीक है, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 51। दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, और इस समिति का प्रमुख कौन था? बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। मौलवी अहमद अल्लाह, तात्या टोपे, या जनरल बख्तर खां, या मनीराम दीवान। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दिल्ली में जो है प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता तो बहादुर शाह थे, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण था वो था आपका बख्त खां के हाथों में। किसके हाथों में था दोस्तों? जनरल बख्त खां के हाथों में था। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्त खां के हाथों में था। और याद रखिएगा दिल्ली जो है सन 1857 के विद्रोह का केंद्र था, मतलब जो सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसका ये सेंट्रल था, केंद्र था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। दिल्ली में प्रतीक के रूप में कहने को तो विद्रोह के नेता बादशाह बहादुर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक जो है, मतलब जो मेन जिनके हाथ में मजबूती थी वो थे आपके जनरल बख्त खां, ठीक है। और जनरल बख्त खां ने ही जो है बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था, ठीक है, और उनको दिल्ली ले आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 52। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? बताइए दोस्तों, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? कांचीपुरम, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों।
तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी है कांची। पल्लव यहाँ पे दिया हुआ है, पल्लव भी बहुत बहुत बार आ जाता है। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुर है और पल्लवों का जो राज्य कांचीपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला है। ठीक है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, जो कि यही आज के टाइम पे है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है आपका? चालुकों की राजधानी निम्न में से थी। तो चालुकों की राजधानी कौन थी? तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो चालुकों की जो राजधानी थी वो थी वातपी। क्या थी? वातपी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वातपी, जो कि चालुकों की राजधानी थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था इसके साथ साथ। और यह धीरे धीरे जो है प्रेजेंट टाइम में जो है धार्मिक स्थल भी बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कहाँ है? अब बताइए मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी थी या कहाँ थी? दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे उनका जो जन्म हुआ था वो वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो वो है आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तो आज के टाइम पे तो सीरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा कलर्स वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 55। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? मतलब विदेशी जो आक्रमणकारी थे भारत में, वो पहले कौन आया, बाद में कौन आया, आपको ये बताना है इस ऑप्शन के जरिए। तो सबसे पहले आए थे आपके हिंद यवन। ठीक है, फिर आए थे शक वंश आया था, फिर हिंद पार्थियन आए थे, फिर कुषाण वंश आया था, फिर आपका मौर्य वंश आया था। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक एक करके आया था। तो इसका जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 56। क्या कह रहा है? विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होती है? बताइए विटामिन सी आप लोगों को पता होगा कि भरपूर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो है आंवला, संतरा, खट्टी चीज़ों में ज़्यादा होती है। ठीक है, विटामिन सी। तो बताइए इसके अवशोषण में सहायक होती है, किसके अवशोषण में सहायक होती है? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन सी जो होती है ये आपकी सबसे ज़्यादा सहायक होती है, तो वो होती है आपकी जो है लौह में। किस में होती है? लौह में होती है। ठीक है, किसमें अवशोषण में सहायक होती है? तो वो होती है लौह में। ठीक है, यहाँ पे लौह दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में सहायक होती है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक अम्ल। याद रखिएगा, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 57। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम किया जाएगा? बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन था जिसका नाम माँ बराही देवी धाम किया गया है? बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। तो वो है आपका दांदूपुर रेलवे स्टेशन। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 58। क्या कह रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और जिसका स्त्राव महिलाओं के अंडाशय पुटकाओं को थीका इंटरना नामक कोशिकाओं से होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यह एक क्या है? यह एक अग्नाशय है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? किस अंग में, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किस अंग में होता है? तो ये पुटिका में होता है। ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं, मैं इसका अर्थ जो है थोड़ा सा ओपनली बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, मैं आपको साइंस की भाषा में बताता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। तो जो आपका जो यह हार्मोन होता है ये मादा में पाया जाता है, मतलब औरतों में पाया जाता है। ठीक है, और ये पुटिका में इसका जो है स्त्राव जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का पुटिका में होता है। पुटिका जो कि अंडाशय में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बस करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा कथन सही नहीं है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है दोस्तों, ये सभी लोगों को पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, कथन सही नहीं है, तो यह है संविधान का
अंग नहीं है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 60, क्या कह रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हुए 24 अगस्त के पेट एग्जाम में पूछा गया था, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो भारत में जो पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल, तो वो जो है बम्बई में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी, बम्बई में खोली गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61, क्या कह रहा है, भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो है एकीकृत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, एकीकृत का कोई प्रावधान अलग से नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए किस विषय वस्तु पर लिखा गया था नील दर्पण। नील दर्पण जो कि एक नाटक था और यह 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा है। तो ये जो है नील उत्पादक के किसानों के जो उत्पीड़न थी उसको लेके लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नील उत्पादन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे सन बताना है बस आपको, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों 1813 सन है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताऊंगा। अंग्रेजों द्वारा जो है 1813 में भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई थी और 1813 को ही चार्टर द्वारा कंपनी की चाय पत्ती और चीन देश के जो है साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाया गया था। मतलब चीन से चाय पत्ती मंगवाने का एक अधिकार बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, सन 1813 में ही हुआ था ये दोनों कांड। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 64, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है आप लोगों को। तो फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये पेपर है आपका सन 2017 का। तो 2017 में कौन थे, तो वो थे आपके पंकज मित्तल। ठीक है, पंकज मित्तल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो वो थी आपकी केवल और केवल ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले थी जिन्होंने निचली जातियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए, 4 ऑप्शन है, महादेव गोविंद रानडे, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 67, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 68 है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए दैत्य शासन की शुरुआत हुई थी। तो दैत्य शासन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए फटाफट आपका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों जब आपका मार्लो मिंटो एक्ट लगा था, तो मार्लो मिंटो एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और मार्लो मिंटो एक्ट कब लगा था, तो ये लगा था सन 1919 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्लो मिंटो 1919। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अधिकारी है, क्या है, अधिकारी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, और बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अमीर हाजिब, अलाउद्दीन की जो है बाजारे उसमें से अमीर हाजिब। अब अमीर हाजिब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अमीर हाजिब अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं थे। ठीक है, और अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से जो संबंधित थे वो थे आपके नवीस सहाना और मुनी हिनियांस। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं जैसे परवाना नवीस जो इनके रत्न होते थे, जो जैसे कि सोना चांदी होता था, तो वो परवाना नहीस नाम का एक अधिकारी था, वो इनके जो है रत्न का या सोने चांदी या पैसे का देखभाल करता था, रख रखाव कह सकते हैं। ठीक है, परवाना नहीस यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बहुत लोग ये भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 70 है, दीवाने अमीर कोही विभाग का संबंध किस सुल्तान से है? दीवाने अमीर कोही विभाग का संबंध किस सुल्तान से है? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपका जो संबंधित है, यह आपका संबंधित है आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से संबंधित है। अब इसके बारे में बता दूं, दीवाने अमीर कोही विभाग जो है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि विभाग में दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। ये एक स्पेशल जो है फार्मर यानी कि कृषि के कार्यों के लिए था। ठीक है, जिससे अकाल की स्थिति में, जब मतलब जैसे अकाल हो जाए, जिस साल कुछ पैदा नहीं हुआ अनाज वगैरह, कृषि उपज को जो है बढ़ाकर लगान लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 71, क्या कह रहा है रीड करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 से 5 बार से 10 बार भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, तो बढ़ाइए फटाफट। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? तो दोस्तों ये लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान शरीयत के अनुसार जो है शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। शिया मत नेताओं के दंड के लिए जो है गैर इस्लामी प्रथा जो है समाप्त कर दी गई थी, तब जो है ये जजिया कर लगाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है गैर शरीयत का हटा दिया था, मतलब जो भी हिंदू था या जो इस्लाम धर्म नहीं मानने वाले थे, उनको अपने राज्यसभा से या अपने पूरे जितना भी इनका जो संविधान था, इनके जितने अंडर में लोग काम करते थे, तो उनको उसमें नहीं रखते थे। बस केवल जो भी इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारता था उसको या तो कृषि में लगा देते थे या तो उससे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों ने ये नहीं माना था, जिसकी वजह से उनको ये बात भुगतनी पड़ी थी। चलिए दोस्तों, सही है, वैसे अपने धर्म से के साथ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 72, फतवा जहानदारी किसकी पुस्तक है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए, राइट ऑप्शन बताइए। फतवा जहानदारी द्वारा तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पे दिए हुए हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, लिखी गई थी। और बदायूं जो है बदायूं, यहाँ पे एक बदायूं दिया हुआ है, इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने जो है रामायण और महाभारत को जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, सल्तनत काल में सराय ए अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल की स्थापना की थी। दोस्तों किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसके लिए की थी? तो ये बाजार नियंत्रण के लिए किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 74, क्या कह रहा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें या उपबंध निम्नलिखित से किसमें पाया गया है? 4 ऑप्शन है, मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, या मूल कर्तव्य, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो वो है आपका मूल कर्तव्य में बताया गया है। मूल कर्तव्य में क्या बताया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75, सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है किंतु वह सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब वह पद ग्रहण करने से 6 महीने के अंदर, यानी मतलब कब तक नहीं रहेगा, आपको ये बताना है दोस्तों। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वो जब पद ग्रहण करने की तारीख से, मतलब बोले तो जिस दिन से वह वहाँ पे निर्वाचित हो जाएगा, उस डेट से वह जो है विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद, कह सकते हैं हम, उसी डेट से, उसी तारीख से,
उसी दिन से, उसी समय से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 76, क्या कह रहा है, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों की सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून कौन सा है, बताना है आपको। तो देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अगर अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाता है तो यह कानून जो है अविवेकपूर्ण होगा। ठीक है, अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग, बिना शिक्षा के अगर सभी लोगों को हम सेना में भर्ती कर देंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ा रहेगा वो भी आपका सेना में है, जो बुद्धिमान है वो भी आपका सेना में है, जो नहीं पढ़ा वो भी सेना में है। ठीक है, तो कह सकते हैं अविवेकपूर्ण होगा। उसमें क्या करते हैं, परीक्षा लेके ही देखते हैं, क्योंकि उसमें सबकी योग्यताएं के हिसाब से उनको पद दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 77, क्या कह रहा है, रीड कीजिए। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको गलत ऑप्शन चुनना है और उसे बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। आप पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन लेके। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों यही गलत है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन जब होगा तो संख्या बढ़ सकती है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, ये भी सत्य है, मौलिक कर्तव्य रूस से ही लिया गया था। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल गलत है। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 78, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण किस में होता है, आंवला में होता है, रोटी पर लगने वाली फफूंदी पर होता है, या आम में होता है, या अनार में होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि बीजाणु किस में होते हैं दोस्तों। तो बीजाणु अगर मैं बात करूं आपके, तो जो है रोटी पर जो फफूंदी लगती है उसमें बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, बीजाणु उसमें अपने आप आ जाते हैं कीड़े। और अगर आंवला, अनार, आम की बात करूं तो इनमें सब में जो है आवर्त बीजी होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त बीजी, जो इन्हीं के अंदर रहते हैं। ठीक है, बरसात के दिनों में नमी में अक्सर जो है बासी रोटी जो है, आपने देखा होगा बासी रोटी, अस्पार या मुरब्बे या चमड़े या कोई भी जो है, उनमें जो है क्या होता है, उनमें छोटे छोटे सफ़ेद रेशे पैदा हो जाते हैं या फफूंदी लग जाती है। ठीक है, तो वो खाने के योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें बीजाणु होते हैं। अगर यहीं पे मैं आपके आंवला, आम और अनार की बात करूँ तो इन सब में क्या होते हैं, हाँ, अगर आंवला, आम और अनार की बात करूँ तो इनमें जो कीड़े होते हैं उन्हें हम आवर्त बीजी कहते हैं। ठीक है, आवर्त बीजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 79 है। 79 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है। 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2019 में कितनी कर दी गई थी दोस्तों, फटाफट बताइए। तो वो कर दी गई थी आपकी जो है 25 लाख। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है। उत्तर प्रदेश जो आपका एक राज्य है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, आप लोगों को हिंदी भाषा में ये बताना है। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों जो भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका जो है 7% है। ठीक है, 7% है, राइट ऑप्शन आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके टॉप 40 क्वेश्चन। 40 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।